पावर इन एलसीआर सर्किट अभी हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा, अब उसका पावर देखते हैं। पावर इन एलसीआर सर्किट, तो सुनो, अभी हमने देखा कि हमारे इक्वेशन में होता क्या है। हमने आपको बोला था कि हम दो तरह से लिख सकते हैं। अगर हम आई का फॉर्मूला आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो हमारे ईएमएफ को हम लोग ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव लिख सकते हैं। किसके लिए? जब एलसीआर पूरे साथ में लगते हैं, क्योंकि करंट के हिसाब से ईएमएफ क्या करता है, लीड और लैग। या फिर मैंने बार बार बोला हम उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा मतलब ई को अगर मैं ई नॉट साइन ओमेगा टी ओ ईएमएफ को स्टेबल बोल दूँ तो मैं चाहूँ तो करंट को भी, क्योंकि ईएमएफ अगर सादा है तो करंट क्या करेगा, करंट आपका लीड या लैग करेगा। ओमेगा टी प्लस या माइनस पाए, दो में से कोई भी एक नोट आप चला सकते हो। क्योंकि हमने बार बार आपको लास्ट कंक्लूजन जो दिया तो बार बार आपको समझाया कि इन एलसीआर सर्किट करंट और ईएमएफ ऑलवेज क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं। करेक्ट। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, एक आगे है तो एक क्या होगा, पीछे होगा। करेक्ट। मतलब अगर ये स्टेबल है तो एक तो लीड करेगा या लैग करेगा, या ये स्टेबल है तो ये तो लीड करेगा या लैग करेगा। ठीक है, हम दोनों में से इक्वेशन को लिख सकते हैं, ऐसे भी या ऐसे भी। ठीक है, तो बस मैं उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोनों में से कोई भी एक, चलो अब मैं ये कंसीडर कर देता हूँ इस तरह से, तो वो भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मुलेशन सेम बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का कोई चेंजेस आते नहीं है, क्योंकि एक जगह कोई भी आपको एंगल लगाना पड़ेगा, ध्यान देना है। क्या हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वी नो फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट करंट and EMF, current and EMF, current I and EMF E are always out of phase, are always out of phase by phase angle phi। फेज डिफरेंस कितने का होता है उनका, फाइव का होता है। ठीक है, आउट ऑफ फेज बाय फेज एंगल, या फेज डिफरेंस वर्ड लिखता हूँ, बाय फेज डिफरेंस फाइव। तो आप एंगल से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फेज डिफरेंस, फेज का डिफरेंस है आगे या पीछे। सो देयरफॉर वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं, क्या समझा रहा है, वही चीजें बार बार लिख रहा हूँ। करंट और ईएमएफ आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एक की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट लिख लेते हो, क्योंकि वो सर्किट कौन सा है पता है, वो है इस सर्किट। अगर ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपने पहले लिखा, तो करना क्या पड़ेगा, जब आप करंट की वैल्यू बनाने जाओगे, करंट का इक्वेशन लिखने जाओगे, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी तक नहीं रुकेगा, क्योंकि करंट और ये क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है। तो एक तो लीड रहेगा या लैग रहेगा। ठीक है, ऐसे इक्वेशन लिए जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाया। यू मे राइट लाइक दिस, ऐसा लिखा तो भी चलता है, ऐसा लिखा तो भी चलता है, तो फिलहाल हमने ये चॉइस किया है। ठीक है, क्यों मेरे करंट और ईएमएफ ऑलवेज आउट ऑफ फेज होते हैं, इसलिए प्लीज रीड इट प्रॉपरली, प्लीज स्टडी द प्रॉपरली व्हाट वी आर टेकिंग, कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम समझते हैं, लीड और लैग कैसे समझते हैं, है ना, वर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं। करंट और ये ऑलवेज आउट ऑफ फेज है, बार बार आपको समझा रहे हैं, वो आउट ऑफ फेज को ही हमने यूज़ किया। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होना, आगे या पीछे होना। तो एक वैल्यू अगर मैंने ऐसा ले लिया हो कि मेरा, तो ये क्यों डायरेक्ट ले रहे, डायरेक्ट ऐसा नहीं, कोई भी एक तो डायरेक्ट लिया जाएगा, कि हम लगा क्या रहे हैं, हम लगा रहे हैं एसी सर्किट। तो ये आपकी वैल्यू अगर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट एक तो आगे है या फिर क्या है, पीछे है। ठीक है, नाउ देयरफॉर पावर डेवलप्ड अक्रॉस इट इज गिवन बाय, अब यहाँ का पावर निकालते हैं, इज गिवन बाय। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला, पावर बार बार आपको समझाया गया, क्योंकि इसके पहले आप रेजिस्टर सर्किट का पावर ही पढ़े हो। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू
पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। V को हम लोग क्या बोलते हैं, E इंटू आई। नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूलाज डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। P इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, ठीक है, प्लस या माइनस फाइव। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है। अभी हमें इसको आगे चलाना है, चलो लेके चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले ही बोला सेम हो रहा है, ऐसा डालो वैसा डालो, फर्क नहीं पड़ेगा। ई नॉट इंटू आई नॉट, देखो मल्टीप्लाई होने वाला है, ई नॉट इंटू आई नॉट। ई नॉट आई नॉट पास में कर लिया, एक साइन ओमेगा टी का साधा एंगल और एक साइन ओमेगा टी का प्लस या माइनस फाइव का ऐसा एंगल, ठीक है, क्लियर। जिनको ऐसे लग रहा होगा कि सर ने ये ली लाग लिया, उल्टा लिया, तो ऐसा नहीं। देखो मैं एक भी वो भी क्लियर कर दूं, अगर आप आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लेते और ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव लेते तो भी घूम फिर गया फाइनल फॉर्मूला मेरा वही पहुंचता, जहाँ से मुझे एक्सपांड करना है। देखो मेरे में पावर में वोल्टेज इंटू करंट डालता और देखो होता क्या, वोल्टेज में ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव जाता, ठीक है, अगर ऐसा लेता तो। और आई में आई नॉट साइन ओमेगा टी डालता, मल्टीप्लिकेशन वही होता। देखो क्या बनता, ई नॉट आई नॉट, यहाँ का साइन ओमेगा टी और यहाँ का इंटू साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव बनता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। एक बार क्लियर भी कर दिया, नहीं तो आप बोलोगे कभी आप ऐसा लिख रहे हो, कभी वैसा, ऐसा वैसा नहीं, हम आपको समझा के बता रहे हैं द वेज ऑफ राइटिंग। ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो, सिर्फ फ़र्क क्या है, करंट और ईएमएफ आउट ऑफ फेज होते हैं, तो एक को स्टेबल रखो, एक को प्लस माइनस करो, तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। प्लीज़ स्टडी इट प्रॉपरली, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे कंसेप्ट है, ये सब आप सामने भी बड़े काम में आने वाले हैं इंजीनियरिंग लेवल पे, थोड़ा समझना है इन चीज़ों को। फॉर्मूला वही बना। अब देखो मुझे यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूले को जानबूझ के बीच में डाल रहा हूँ रेड में। आपको पता है, इफ़ यू नो वेरी वेल, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो सर वह तो प्लस और माइनस दोनों, हाँ बेटा, पहले प्लस का देख लो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का फॉर्मूला प्लस में, माइनस का फॉर्मूला काय में आता है, माइनस में। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में, फर्क तो पड़ता कुछ भी नहीं है। फंक्शन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो चलो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, बीच में आपको याद दिलाने के लिए वो लिखा, ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये मेरी पहली टर्म, वो एक्सपांड नहीं हो रही है, जहाँ प्लस माइनस वाला है, दूसरा ये वाला साइन, ये ओमेगा टी को आप ए मान लो, पहले वाले पार्ट को आप ए मान लो, पहले वाले पार्ट को आप ए मान लो, इस ओमेगा टी पार्ट को ए मान लो, और इस फाई को आप बी मान लो, बीच में प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है, यही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका लगने वाला है। लगाइए फॉर्मूला, साइन ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ब्रैकेट लगाओ, दो टर्म बन रही है क्योंकि साइन ए मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, कॉस ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ब्रैकेट क्लोज्ड, इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इस तरह से। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें ब्रैकेट को हमारे एक्सपांड करना पड़ेगा। कौन सा एक्सपांशन, ये जो बाहर वाली टर्म है, ये जो बाहर वाली टर्म्स बची है, इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है आपके साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में दो टर्म आ चुकी है, उन्हें ये टर्म अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले को भी और दूसरे को भी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं एंड अभी ऊपर लिखते हैं बाकी के नेक्स्ट स्टेप्स को। आते हैं पावर की तरफ, क्या क्या बनेगा देखना है पूरा अच्छे से।
ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ का भी साइन ओमेगा टी, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस पाई। तो पहली टर्म जब मल्टीप्लाई करूंगा वो बनेगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो एक बार और देखो, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी से इस पार्ट को मल्टीप्लाई करने गए तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और बाजू वाला कॉस पाई इंटू कॉस फाई। बीच में देखो कौन सा साइन है, प्लस और माइनस का रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां से लेके यहां तक, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो एक बार और देखो, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू एरो आ रहा है सामने, ये जो एरो हमने आपको दिखाया है, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, साइन ओमेगा टी, यहाँ का कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। इस तरह से ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी वे से चलना है, आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलते हैं। एक्सपांशन सही लगाओ, चीज़ें सही लगाओ, मैथमेटिकल सॉल्विंग अच्छी रखो, ब्रैकेट सॉल्विंग अच्छी रखो, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो सर आ गया फॉर्मूला, हाँ लगभग, बट थोड़ा सा सॉल्विंग चाहिए। अब मुझे यहाँ और कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती है। यहाँ अगर मैं देखो साइन इंटू कॉस, यू नो वेरी वेल वन ऑफ द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप जानते हो, एंड दैट फॉर्मूला इज टू बी लाइक दिस, दैट फॉर्मूला इज टू बी लाइक, बीच में ही लिखता हूँ अगेन आपको फॉर्मूला याद दिलाने के लिए। देखो यहाँ साइन ओमेगा टी थीटा का पार्ट है, कॉस ओमेगा दिख रहे हैं, आपको पता है ये इट्स लाइक दिस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो इसके सामने 2 नहीं है, अगर ये 2 लग जाए ना तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट डूइंग द सेम लिटरल एडजस्टमेंट, सेम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। P इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, बाकी पड़ा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाकी जैसे का वैसा, जो पार्ट बाकी का आया है जैसे का वैसा है। इनिशियल का पहला ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस पाई प्लस माइनस, क्या बोला बेटा मैंने कि साइन ओमेगा टी कॉस, साइन थीटा कॉस, 2 नहीं दिख रहा है, तो सर आप 2 कैसे एडजस्ट करोगे, लो मैंने ज़बरदस्ती लिख दिया 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस, ऐसे कैसे डाल दिया। तो ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, मैथ्स है, फिजिक्स है, जहाँ पर आप कुछ भी अगर एक्स्ट्रा डालते हो तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई में 2 डाला है तो मुझे इसको बैलेंस करके करना पड़ेगा अपॉन में 2 डाल के। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीनिंग रिमेन्स एज इट इज। और जैसा मैं ऐसा कर दूँ तो ये मुझे दिख रहा है मेरा फॉर्मूला बनते हुए जो मैंने ऊपर सिखाया था, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट्स फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा, इट्स फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। तो मेरे पास ये पावर का फॉर्मूला ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, एंड दिस इज नथिंग बट क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह मेरा ओमेगा टी है, साइन ट्वाइस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ब्रैकेट लगाओ या डायरेक्ट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 2 थीटा साइन ट्वाइस ओमेगा टी, ऐसा ही बन जाएगा, और बाजू में साइन फाई। ठीक है, ये हमारा पावर है। बट आपको पता है जितने भी सर्किट हमने पढ़े वो सब में हमने जो पावर निकाला वो निकाला एवरेज पावर एक साइकिल के लिए। अभी हमने सादा पावर निकाला है, वी डिडंट कम अक्रॉस द एवरेज पावर फॉर 1 साइकिल। तो अभी चलते हैं लास्ट टॉपिक पॉइंट की तरफ। नाउ अभी हम चलने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर P बार फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, एवरेज सिंगल पावर नहीं, एवरेज एक साइकिल का, 1 कंप्लीट साइकिल, एवरेज पावर फॉर 1 कंप्लीट साइकिल इज, एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज पावर कितना होगा, एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज पावर कितना होगा। तो जैसा आपको बताया गया था वैसा ही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा।
अगर मुझे एवरेज पावर निकालना है तो एवरेज मतलब क्या, लास्ट टाइम समझाया था एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, 5 क्वांटिटी का एवरेज करना है, डिवाइड बाय 5 करते हैं, है ना। हमें एवरेज निकालना है एक साइकिल का, तो इस पूरे इक्वेशन को 0 से लेके t 1 dt का एवरेज निकालना पड़ेगा, नीचे तो यही आ जाएगा, ठीक है। 1 साइकिल, एक साइकिल, है ना। अभी जिसके RLC के दौरान सिखाया था, एक साइकिल मेरा टाइम 0 से लेके t तक की जाती है, एक साइकिल की वैल्यू तक की एवरेज पावर 0 to t 1 dt। तो यही मुझे ऊपर भी लगाना पड़ेगा 0 to t, बट सर यहाँ तो दोनों को बांटेंगे ना बाद में, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा t इंटू साइन फाई इंटू, क्या कर रहे हैं बेटा, उसको एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट 0 से लेकर t तक के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और बाजू में वो लगा dt, इंडियन का सिंबल। अब इंडियन जाएगा हर एक के पास, इंटीग्रेशन जाएगा हर एक के पास, फुल स्टेप दे रहा हूँ, पूरी स्टेप समझा के दे रहा हूँ मैथमेटिक्स वाली। इंडियन जाएगा हर एक के पास, जब जा रहा है इंटीग्रेशन, तो देखो इसका इंटीग्रेशन 0 से t है, मतलब टाइम में फैक्टर दिख रहा है dt, तो t वाले फैक्टर अंदर बचेंगे, बाकी सब क्या निकल जाएंगे बाहर, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। t वाले फैक्टर सिर्फ अंदर बचेंगे, बाकी सब क्या निकल जाएंगे बाहर। चलो उसको सही तरह से लिखते हैं, t वाला फैक्टर सिर्फ अंदर बचेगा, बाकी सब बाहर। p बार का वैल्यू ये देखो E0 I0, ये कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt को लग जाएगा, और कॉस पाई भी बाहर हो जाएगा, कॉस पाई का कोई लेना देना नहीं, वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सेम यहाँ पर भी प्लस माइनस के सामने E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकल जाएगा, t फैक्टर यहाँ पर है, इंडियन लेगा 0 से t 0 to 2t साइन ट्वाइस ओमेगा t को, साइन ट्वाइस ओमेगा t को इनटू साइन फाई भी बाहर हो जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, dt फैक्टर यहाँ लगा दो और साइन फाई को भी बाहर कर लो, dt लग गया मतलब वो पार्ट t का हो गया, इंडियन का, ये कॉस पाई बाहर है। और ये है एक साइकिल 0 से t 1 dt। सर क्या ऐसी रहेगी? नहीं, इसे भी आप बांट सकते हो, ठीक है, दोनों को वैसे बांट देना है, किसको, जो फंक्शन है यहाँ पर और यहाँ पर बांट देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, एवरेज पावर p बार इज इक्वल टू, ये देखो E0 I0 बाहर है, समझ लीजिए अच्छे से, कॉस फाई भी आपका बाहर है, तो बच रहा क्या है, बीच में आपके पास इंटीग्रेशन वाले पार्ट में इतना बचा है 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt, और इसी को 0 से t 1 dt लगाना है। इतने ही पार्ट को एवरेज पावर p बार की वैल्यू E0 इंटू I0, और उसके बाद ये वाला पूरा पार्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है। कॉस पाई आपका बाहर था, बेस सेपरेट किया बेटा मैंने, टाइम वाला मैंने टाइम को लगा दिया। सेम बाजू में भी कर लेता हूँ, प्लस माइनस E0 I0 अपॉन 2, इधर का आपका साइन फाई जो बाहर है, साइन फाई जो बाहर है, और बीच वाला पार्ट जो मेरा है इनटू में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन ट्वाइस ओमेगा t इंटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to t 1 dt। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सब कुछ लगा देना है। अब समझना है, ये तो लास्ट टाइम ही हमने आपको बताई थी, निकाल के दिखाई थी कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला फंक्शन है, इसकी वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल कितनी होती है, 1/2। ठीक है, पढ़ चुके हैं, निकाल दे। जो तभी आपको बोला था कि सामने भी ये वैल्यू इस्तेमाल होने वाली है। वी नो एवरेज वैल्यू फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज फाउंड टू बी कितनी होती है, हाफ। ये हम जानते हैं। एक साथ में अभी साइन ट्वाइस ओमेगा टी, तो साइन ट्वाइस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए होती है 0। अगेन सर कैसे का 0 होती है, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकली आपको निकालना आना चाहिए, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, स्टेटमेंट फायर किए गए हैं। एज अ स्टूडेंट आप सब पढ़ चुके हो, हाईएस्ट लेवल का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, तो आपको आना चाहिए। आपको लास्ट टाइम जैसे हमने करके बताया था ना, वैसा ही करके आपको देखना है।
लास्ट टाइम हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की निकाल के दिखाई थी आपको सीरीज सर्किट के दौरान, है ना, सीरीज रेजिस्टर सर्किट के दौरान हमने आपको निकाल के दिखाई थी, वैसे आपको निकालनी है, ठीक है, क्लियर, ट्राई करिएगा बिल्कुल। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यही स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं, वी नो व्हाट वी आर राइटिंग, सेम वर्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ, टेक्स्ट बुक में सेम वर्ड डाले गए, लिखने पड़ते हैं, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहला फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज फाउंड टू बी हाफ, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। वेराज वही अगर बात किया जाए एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ट्वाइस ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज फाउंड टू बी जीरो, वो जीरो होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। कैसे, आप ट्राई करो। हाँ, इस चैनल पे तो हम सब चीज़ें बताते हैं, बिल्कुल बताई जाएगी 100%, बट ट्रिग्नोमेट्रिकली आपको आना चाहिए, नहीं तो हम यही रट्टा मार के जाएंगे, ठीक है। तो रट्टे से अगर बचना है तो टेक्निकली खुद को आना चाहिए, खुद का दिमाग लगाना आना चाहिए। इसकी वैल्यू 1/2, देखो इस पार्ट की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अब मैं ये इसको इस्तेमाल करूँगा, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। Therefore, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अभी हम इसको यूज कर रहे हैं और फाइनल पावर आपको निकाल दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम जाते हैं तो हमें दिखाएगा पड़ेगा P बार इज इक्वल टू E नॉट इंटू आई नॉट, इसका वैल्यू आ चुका है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल फाउंड टू बी हाफ 1/2, ठीक है, इनटू हमारे पास बचा है कॉस पाई। आगे बढ़ते हैं, प्लस और माइनस, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें अगर जाते हैं तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2, बट साइन स्क्वायर साइन ट्वाइस ओमेगा टी की वैल्यू बन जाती है 0, यहाँ आ जाएगा 0 इंटू साइन फाई, है ना, यहाँ आ जाएगा 0 इंटू साइन ऑफ फाई। और जैसा हमने आपको बताया 0 इंटू समथिंग, अगर आप 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो पता है 0 इंटू समथिंग, ये पूरा का पूरा पार्ट प्लस माइनस के सामने वाला कितना बन जाएगा, 0। तो यू आर जस्ट रिमेन विथ P बार इज इक्वल टू E नॉट इंटू आई नॉट बाई 2, ये 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू समथिंग सेम अपॉन 2 इंटू कॉस फाई प्लस माइनस 0 को प्लस या माइनस करोगे कुछ चेंज होने वाला है नहीं, सेम। तो बस लास्ट स्टेटमेंट में सही कर लेते हैं। क्या मैं इस E नॉट आई नॉट बाई 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, यस डेफिनेटली, E नॉट बाई √2 एंड आई नॉट बाई √2, E नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई एंड E नॉट बाई √2 मीन्स होता है बेटा ERMS और I नॉट बाई √2 मतलब होता है बेटा IRMS, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आया एवरेज पावर का, इस तरह से फाइनल इक्वेशन आपको मिल रहा है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो गया। एवरेज पावर अक्रॉस RLC सर्किट, एवरेज पावर इन LCR सर्किट या R सर्किट, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, दैट्स व्हाट विद द फाइनल डेरिवेशन। अब कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ये पावर का डेरिवेशन जो है हमने 2 जगह पढ़ा, एक पढ़ा रेजिस्टिव में, एक पढ़ा RLC में। इंडक्टिव और कैपेसिटिव से तो पावर निकाला नहीं आपने, क्योंकि हमने आपको बार-बार बोला था इंडक्टिव कैपेसिटिव में पावर जनरेट होता ही नहीं है, और हमने आपको ये भी बोला था कि हम आपको चेक करके दिखाएंगे, समझा के बताएंगे। तो यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट मैं ले रहा हूँ,
और आप खुद ही बोलोगे जी सही। देखो अगर हम बात करते हैं रेजिस्टिव की, तो रेजिस्टिव में हमने देखा कि फाई की वैल्यू कितनी डिग्री होती है 0। एंड यू नो वेरी वेल कि कॉस फाई की जगह अगर मैं कॉस 0 डिग्री डालूं तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और देखो मेरा फॉर्मूला बराबर मुझे पुराना आंसर लाके देगा, भले ही है वो RLC का, लगा रहा हूं मैं उसको, तो कॉस फाई कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो देखो मेरा एवरेज पावर का फॉर्मूला वही आ रहा है अभी, ERMS इंटू IRMS। तो वहां पावर डेवलप होता है, करेक्ट, हमने पढ़ा। बट यही अगर मैं इंडक्टिव में आऊं, करेक्ट, या फिर मैं इसके लिए कैपेसिटिव में जाऊं, तो इंडक्टिव या कैपेसिटिव में जो भी लैग और लीड था वो 90 डिग्री का था। सर वो लीड पॉजिटिव लैग निगेटिव ना, बेटा कॉस फाई के एंगल में आपको पता है एंगल निगेटिव या पॉजिटिव होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, करेक्ट। अगर मैं लीड का प्लस एंगल भी डालूं, लैग का माइनस भी डालूं, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला भी कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। और अगर मैं उस कॉस फाई में इतना आपको पता है कि कॉस 90 डालो, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0, कॉस फाई बिकम्स कॉस 90 डिग्री 0। और अगर ये कॉस 90 की वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू 0 बन गई, तो याद करो इसके अंदर का एवरेज पावर कितना होगा 0, इसके अंदर का एवरेज पावर भी कितना हो जाएगा 0, करेक्ट। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर डेवलप होता नहीं है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर डेवलप्ड होता नहीं है, ये भी आपको खुद को क्लियर रखना है। देयर इज नो पावर डेवलप्ड इन इंडक्टिव सर्किट और इन अ कैपेसिटिव सर्किट। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर डेवलप पावर जनरेट होता नहीं है, ऐसा कहानी है। कितना जबरदस्त है ना कि देखो इंडक्टिव सर्किट में करंट जा रहा है, EMF लगा है वोल्टेज, बट पावर जनरेट होना नहीं है। अब हमने तो पढ़ा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज लगा है, तो क्या जनरेट होना है, पावर, बट इनमें पावर जनरेट होता ही नहीं है। तो ऐसा सर्किट जहां करंट तो दौड़ रहा है, करंट तो दौड़ रहा है लेकिन पावर जनरेट नहीं हो रहा है, उस करंट को बोलते हैं आइडियल करंट या वैटलेस करंट, ठीक है। वैटेज नहीं बना रहा है, पावर बना रहा नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का इंडक्टिव और कैपेसिटिव का जो करंट होता है ना, वो होता है आइडल करंट, IDLE, आइडल करंट या वैटलेस करंट। उस करंट को वैटलेस करंट बोला जाता है कि वैटेज बन नहीं रहे, पावर ही बन नहीं रहा है, डिवाइस काम कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर वेरिएशन ऑफ EMF पढ़ा, वेरिएशन ऑफ करंट पढ़ा, वोल्टेज लगा है, करंट दौड़ रहा है, फिर ही पावर बनता नहीं है। एवरेज पावर की वैल्यू कितनी बन जाती है 0 फॉर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। तो देखो इंडक्टिव कैपेसिटिव का पावर 0 होता है, ये भी आपको यहाँ मिला, और आपको ये भी समझ में आया कि यस पावर सिर्फ कहाँ जनरेट होता है, वो जनरेट होता है रेजिस्टिव में। तो कितना जबरदस्त डेरिवेशन है ये RL सर्किट का, जहाँ आपने कॉस फाई का मतलब फेज डिफरेंस, जहाँ जहाँ का फेज डिफरेंस डालते जाओगे वहाँ वहाँ का पावर आपको मिलते जाएगा। ये देखो फेज डिफरेंस 0 डाला, आंसर आया, 90 डाला, आंसर आया, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इस पावर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कॉस फाई पे, क्योंकि ERMS IRMS क्या है, व्हाट इज RMS वैल्यू, हीटिंग वैल्यू होती सर्किट की, RMS वैल्यू क्या होती है, हीटिंग वैल्यू। इनका फॉर्मूला क्या है, E0/√2। पीक वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है हर एक सर्किट की, तो √2 इज अ कांस्टेंट फैक्टर, तो ERMS IRMS भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर ERMS IRMS कांस्टेंट है, तो आपका पावर पर्टिकुलरली यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है, कॉस फाई पर। आपका पावर पर्टिकुलरली यहाँ डिपेंड करता है कॉस फाई पर, एंड देयरफॉर इस कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसलिए हमने आपको बताया था कि कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि रियल पावर जो दे रहा है ना, वो दे रहा है कॉस फाई, वो प्रोवाइड कर रहा है कॉस फाई। कॉस फाई इज प्रोवाइडिंग रियल पावर टू दिस सर्किट, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पावर फैक्टर, जिसका फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा R/Z। कॉस पाई का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z। अभी भी मैं एक बार होता है, आप 0.90 डाला, ऐसे नहीं बेटा, कोई भी वैल्यू डाल के देखो। इफ यू पुट फाई इज इक्वल टू 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 0.866, ठीक है, तो उतना आंसर आएगा।
करेक्ट। सिर्फ cos 0 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 इंटू समथिंग सेम, तो ERMS इंटू IRMS आएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 0.866, 0.8 इंटू ERMS IRMS, आंसर इससे कम आएगा। cos ऑफ 60 में जाते हो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ERMS इंटू IRMS अपॉन 2, पावर क्या होगा घटेगा। तो इसको रियल पावर देने का काम कौन कर रहा है, cos पाई। रियल पावर देने का काम कौन कर रहा है, cos पाई, एंड इसलिए cos पाई को क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। इस पावर फैक्टर का भी डेफिनेशन है। सो नाउ एट लास्ट इस cos पाई को डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है, cos पाई जो पावर फैक्टर है, इसको आप पावर फैक्टर बोलते हो, cos पाई इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर, जो आपको बताया। cos पाई इज अ वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपीयरेंट पावर, रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपीयरेंट पावर, ठीक है, इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इज कॉल्ड, डेफिनेशन है पावर फैक्टर की, फिर वो cos पाई बच जाता है। पावर फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपीयरेंट पावर इन RL सर्किट। और देखो बेटा ट्रू पावर कितना आया, ये देखो ट्रू पावर जो आपने निकाला खुद डेरिवेशन वाइज, ट्रू पावर आपने निकाला ERMS इंटू IRMS इंटू cos पाई, देखो, और ये RL सर्किट के लिए ही है, याद रखना, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस है, करेक्ट। और व्हाट इज माय अपीयरेंट पावर, जैसे बार बार आपको पावर का एक ही डेफिनेशन हमारे माइंड में आता है, वोल्टेज इंटू करंट होना चाहिए बेसिकली। और हमने आपको यहाँ पढ़ाया कि पावर एक्चुअली कौन करता है, RMS, तो माइंड में एक ही आता है कि कौन होने चाहिए, करंट इंटू वोल्टेज, ERMS इंटू IRMS। माइंड एक ही सोचता है कि पावर क्या होता है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो इसलिए वो अपीयरेंट पावर, मतलब माइंड में अपीयरेंट मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, पावर कैसे बनता है, वोल्टेज इंटू करंट, पर ट्रू मतलब क्या, रियल पावर फॉर्मूला कितना बना, यही बना। तो अगर मैं यहाँ से सेम चीज़ें काट दूँ, ERMS IRMS RMS, तो देखो मुझे दिख रहा है कि मेरा पावर फैक्टर का फॉर्मूला कितना है, जो यहाँ पर एक्चुअली पावर दे रहा है वो पावर फैक्टर मतलब बचा कितना है, cos पाई, एंड दैट्स वाई cos पाई को बोला जाता है पावर फैक्टर, उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसका फॉर्मूला तो हमको पहले ही पढ़ा चुके, cos पाई का फॉर्मूला होता है R/Z, ठीक है, cos पाई बिकम्स R/Z। तो इस तरह से ये सर्किट है, इन डिटेल एनालिसिस आपको पढ़ाया गया, हर चीज़ हमने बताई, पहले तो उसका डायरेक्शन निकाल के बताया, दूसरा उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से हर एक सर्किट की पावर निकाल सकते हैं, वो आपको बताया। रेजिस्टिव का जो हमने पढ़ा प्योर रेजिस्टिव वो भी पढ़ाया, इंडक्टिव का बताया, कैपेसिटिव का बताया। फिर हमने आपको ये क्लियर किया कि यहाँ हमने पावर क्यों नहीं निकाले थे, क्योंकि यहाँ के पावर कितने थे 0, तो वो भी समझा दिए अभी, दोनों जगह पावर की वैल्यू कितनी थी 0। फिर हमने आपको ये समझाया कि वैसे सर्किट जो काम तो कर रहा है, करंट जा रहा है, वोल्टेज लगा है, बट फिर पावर नहीं बन रहा है, तो उस पावर क्या बोलते हैं, उस पावर को जो होता है वो डेड पावर है, वेटलेस पावर है, तो करंट को ही एक्चुअली बोला जाता है वेटलेस करंट, ठीक है, आइडियल करंट। तो करंट इज सेड टू बी द आइडियल करंट या वेटलेस करंट, वो क्लियर किया। फिर हमने आपको बताया कि ये देखो ये सब 0 क्यों बने, तो ये ERMS RMS था, ये cos फाई का इम्पैक्ट, क्योंकि उस cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 बन गई, इसलिए पूरा 0 बन गया। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए पूरा आंसर आ गया। फिर हमने 30 60 के भी निकाल के ओरली बताया, ओरली जैसे अभी भी मैं बोल रहा हूँ, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ERMS RMS को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब अगर ERMS RMS का मल्टीपल 100 आ रहा है, 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब मेरे पावर का रियल इम्पैक्ट किस पर आ रहा है, cos फाई पर आ रहा है, एंड इसलिए हम इस cos फाई को यहाँ पर बोलेंगे पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। मतलब इस पूरे डेरिवेशन को रियल पावर कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, cos फाई। उसको डिफाइन करने का फॉर्मूला भी समझाया, इट्स अ रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपीयरेंट पावर, और ट्रू पावर जो हमने निकाला वो है अपीयरेंट, मतलब जो हमारे दिमाग में आता है वोल्टेज इंटू करंट। काट दोगे तो पावर फैक्टर मतलब कितना होता है, cos पाई, और इस cos पाई का फॉर्मूला अच्छे से आपको पता है R/Z होता है। तो इस तरह से इस ए सर्किट लेसन में हम लोगों ने ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। बचा सिर्फ हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस का सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस हम इसके आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। दोनों टॉपिक इन वन वीडियो, ए सिंगल शॉर्ट वीडियो में आपके पास आने वाले हैं। सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस जो हमारा इस ए सर्किट लेसन का थ्योरी में लास्ट टॉपिक रहेगा, और उसके बाद शुरू हो गए ए सर्किट के न्यूमेरिकल। तो बच्चों मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल एंड स्टडीज वीडियो के साथ, जिसका नाम होगा सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट के दोनों टॉपिक हम वहां पे कवर कर लेंगे। ठीक है।